कि प्राइवेट जो सरकार जो है इन शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट कर रही है तो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रही है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम 3 टैक्स देते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। इनडायरेक्ट टैक्स इस सब पर लगता है और एक सरकार की जिम्मेवारी होती है कि 3 चीज सरकार के जिम्मे रहना चाहिए। पहला है स्वास्थ्य, शिक्षा दूसरा, और तीसरा है सुरक्षा। सरकार 2 से तो अपना पल्ला झाड़ रही है और उसके लिए उसने 2 शिगुफा छोड़ दिया। एक तो पब्लिक में उसने कन्विंस किया कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते ही लोग नहीं हैं, लेकिन वहां भी उसका चाल था कि सरकारी स्कूल में शिक्षक सरकार देती ही नहीं, पहले मैनेजमेंट नियुक्त करता था। तो यहां तक मैं देखता था कि लीव वैकेंसी में भी नियुक्ति होती थी, फुल वेतन मिलता था, लेकिन सरकार ने उसको बंद कर दिया और समय से कमीशन फंक्शन नहीं किए तो लेक्चरर आए नहीं। उन्होंने कह दिया कि यहाँ सरकार जो है, यहाँ के शिक्षक पढ़ाते नहीं, जबकि हकीकत ये थी कि वहां शिक्षक थे ही नहीं, खास करके उत्तर प्रदेश जहां हम लोग करते थे पढ़ाते। दूसरा उसने किया और एक हल्ला किया कि जब अगर स्ववित्त पोषित खुले भी तो कहती कि वहां के टीचर अयोग्य हैं। अब देखिए यहाँ दोनों में षड्यंत्र है सरकार, क्योंकि सरकार कितनी चालाक है कि जानती है कि जो विकास निधि जब से लागू हुआ, मंत्रियों का पेंशन हुआ, कई बार वेतन लागू हुआ, तो ये जितने आपके जो एजुकेशन फंड दिए जाते थे वो सब उसमें ले जाकर यूटिलाइज करते हैं। तो वो अपना फंड एक कम करना नहीं चाहते और नतीजा हुआ कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को प्राइवेट में फेंक और तर्क देते हैं कि चूंकि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगा। नतीजा हुआ कि सरकार से पूछनी चाहिए कि तो फिर सरकार किस लिए है जबकि एक व्यक्ति एजुकेशन को कंट्रोल कर ले रहा। प्राइवेट का मतलब कि एक व्यक्ति के हाथ में आपकी शिक्षा जा रही है और इतनी सरकार के पास संसाधन है, पैसे है, फौज है, सैनिक है, फिर भी वह जो है कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मैं तो समझता हूं कि निकम्मी सरकार है। और यह भी कहती है जब आप जाते हैं कि अच्छा जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं इनको आप वेतन के नियम बताइए, तो कहती है कि तो अयोग्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी महाराज कहते हैं कि ये शिक्षक पुनर्जन्म का पाप भोग रहे हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि सरकार का इंटेंशन क्या है। तो सरकार जानती है कि बिना एजुकेशन का देश में काम चलेगा नहीं, इसको हम अब कैसे भी फेंक देंगे। जनता अपने घर से लागत ले करके लगा करके पैसे दे करके लड़कों को पढ़ाएगी। स्वास्थ्य में आदमी मरेगा तो भाई 5 रुपए की चूड़ी 25 रुपए वो बिकी ही जाएगी। ये 2 संवेदनशील मुद्दा को सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहले फेंकना शुरू करेगी, क्योंकि अगर नहीं भी सरकार अगर इसको छोड़ भी देगी तो लोग वो जानती है कि अगर हम इसको छोड़ भी देंगे तो लोग अपने पल्ले से पैसे लगा करके इसको करेंगे। लेकिन उस सरकार को अपने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ करके ये बताइए कि जब उस सरकार कितना देश के साथ खतरा कर रही है। क्योंकि कोई भी शिक्षा जो भी शिक्षा है राष्ट्र का मन होता है और जब राष्ट्र का मन ही बर्बाद हो जाएगा तो ये पूछिए कि फिर राष्ट्र मजबूत कैसे होगा। सड़क और रेलवे से राष्ट्र मजबूत नहीं होता है। राष्ट्र मजबूत होगा जब हमारे आदमी वहां के बौद्धिक रूप से विकसित हो। लेकिन सरकार सच पूछिए तो आपका जो प्रश्न है मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि वो चाहती ही नहीं कि यहाँ विचारक और अच्छे पढ़े लिखे आदमी, क्योंकि इनके लड़के विदेश पढ़ेंगे, प्रशासन में लगे हुए अधिकारी के लड़के विदेश पढ़ेंगे, वहां से पढ़ करके आएंगे तो तेज होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो यहाँ के कंपटीशन क्वालिफाइड करेंगे, हमारे ऊपर शासन करेंगे।
यहाँ उनका बहाना भी चलता है कि मैं आपको शिक्षित भी कर दिया, आप उसके योग्य बनाएंगे नहीं, क्योंकि बार बार रिपोर्ट आ रहा है, कहीं कहीं मैं देखता हूं कंपनियों के, कि भारत में योग्य व्यक्ति मिलते ही नहीं, यहाँ तक ये स्टूडेंट नहीं मिलते। अरे पढ़ाइए नहीं तो स्टूडेंट मिलेंगे कहां से? विदेश कितना विकसित हुआ है, क्यों? कि वहां की सरकार एजुकेशन तो बहुत ज्यादा खर्च करती है और एजुकेशन के प्रति बड़े ही संवेदनशील है। लेकिन एक भारत ही एक ऐसा देश है जहां एजुकेशन को सबसे कम खर्च किया जाता है और एजुकेशन एक षड्यंत्र के तरह लावारिस फेंका जाता है। तो प्राइवेटाइजेशन का मेन एम सरकार को है कि अगर परमानेंट इस देश को शासन करना है तो हिंदुस्तान के नौजवानों को पढ़े लिखे मूर्ख बनाना है और इनकी कोई व्यवस्था मत करो। तो इसीलिए जो सरकारी स्कूल में टीचर उसको ये कहती है कि पढ़ाते नहीं, और जो प्राइवेट में है वो उनको कहती है कि योग्य नहीं है। यहां भी आपको षड्यंत्र स्पष्ट दिखाई देगा कि जितने, मान लीजिए कि विदेश जाने के जितने अधिकारी और मंत्री के लड़के हैं सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो इनसे एक बार प्रश्न पूछना चाहिए कि जब वो प्राइवेट में योग्यता नहीं है तो फिर वहां पर बच्चे को क्यों भेज रहे हैं? तो ये जो प्राइवेटाइजेशन आपका है उसका मेन है कि भारत में विचार पैदा न हो, सरकार को इसका बोझ खर्च न करे, वो पैसा को लेकर गुलछर्रे से उड़ाओ और मैनेजमेंट के हाथ दे, क्योंकि माला तो मैनेजमेंट पहनाएगा, टीचर नहीं पहनाएंगे। अब पढ़े लिखे आदमी होंगे तो माला पहनाएंगे। तो सरकार अपने जो नेता हैं हमारे अपने स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं कि सर्विस कमजोर होगी, टीचर बोलेगा नहीं, माफियाओं के हाथ में एजुकेशन दे दिया जाएगा और उससे टीचरों को कंट्रोल किया जाएगा कि हमको वोट दिलवाओ। क्योंकि अधिकतर जगह मैं देखा हूं कि इलेक्शन के पहले जिस पार्टी से वहां का मैनेजर संबंधित होता है अपने टीचरों में व्हिप जारी करता है कि आप लोग इसी का वोट दीजिए। तो प्राइवेटाइजेशन में सरकार अपने को मजबूत करने के लिए प्राइवेटाइजेशन कर रही है, टीचरों की सर्विस कमजोर कर रही है और ये चाहती है कि मिडिल क्लास सोसाइटी ही टूट जाए, क्योंकि जो जहां से परिवर्तन होता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से तो मिडिल क्लास की तो आदमी लोअर होंगे की तो हायर हो, दो ही हो सकते हैं प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाता है, और दोनों में कहीं परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होती। परिवर्तन हमेशा मिडिल क्लास सोसाइटी करती है। सरकार का यही षड्यंत्र है कि मिडिल क्लास सोसाइटी के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए, इसीलिए इस षड्यंत्र प्राइवेटाइजेशन का चल रहा है। सर, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था निजीकरण की व्यवस्था सरकार ला रही है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यह पूर्व में कोई ऐसी व्यवस्था थी या इस व्यवस्था को सरकार नए ढंग से लाना चाहती है? और खासकर इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं कि सरकार भी लोकतंत्र से बनती है, लोकमत से बनती है, लोगों के वोट से बनती है और लोग ही उसको चुनते हैं। तो इस तरह से अगर निजीकरण की व्यवस्था को सरकार रखना चाह रही है तो क्या इससे कोई सुधार होगा? शिक्षा में क्या सुधार होगा कि ये निजीकरण की स्थिति ला रहे हैं? इससे जनता की क्या स्थिति बनती है? देखिए, एक तो पहला थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। यद्यपि निजीकरण की शुरुआत तो कांग्रेस के रिजीम में हो चुकी थी, लेकिन इतना ओपन नहीं था। उस समय एक नैतिकता और कुछ मॉरलिटी एजुकेशन में थी, उत्तर प्रदेश में खास करके, 89 के बाद तो यहाँ कांग्रेस आई नहीं। तो मैंने देखा कि जो यहाँ की स्थिति है कि जब उस समय आई तो उस समय जो नियम बना था, उस समय जो केंद्र सरकार से जो नियम पास हुआ था सेल्फ फाइनेंस के लिए, तो उसमें मैंने देखा कि फीस, सैलरी और नियुक्ति के प्रोसेस एकदम बिल्कुल सुलझे हुए थे, स्पष्ट था। और नतीजा हुआ था कि जो मैनेजमेंट लिख करके देता था कि मैं शोषण नहीं करूंगा, तो वेतन भले कम दे लेकिन दस्तखत उतने ही वो करवाता था। ये उस नियम में था। लेकिन जब से हमारे शिक्षा में लोगों ने सुधार के नाम पर, जब भाजपा अपने शासन में आई
तो उसने सुधार के नाम पे एक हथकंडा अपनाया और सुधार उसको करना नहीं था, क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूं कि जो नेतृत्व कहता है, नेता कहते तो समझिए कि उसका उल्टा रिजल्ट आता है। और खास करके जो हमारे वर्तमान सरकार है, इसकी तो मैंने कहना ही नहीं। तो इन्होंने एक रातों रात अध्यादेश दिया। पहले कॉलेज खुलते थे तो 3 या 5 वर्ष अगर मैनेजमेंट चला लेता था तो कॉलेज को ग्रांटिंग एड पर लिया जाता था। लेकिन जब से इन लोगों ने आया तो पहला काम इनका अटैक था एजुकेशन पर। इन्होंने क्या किया कि कहा कि जीवन भर आप अपने खर्चे से कॉलेज को चलाइए, टीचर कमाए खाए, मैनेजमेंट कमाए खाए। इन्होंने एक रूल जो बना दिया। नतीजा हो कि जो आप सुधार की बात करते हैं, सुधार कहां? यहां तो मैं देखा कि मार्कशीट का अलग पैसा, सर्टिफिकेट का अलग पैसा, प्रवेश का अलग पैसा, विकास का अलग पैसा, सब पैसा मिलता है। टीचरों का वेतन तय नहीं किया गया नया शासनादेश में, आप ताजुब करेंगे। और एक लाइन बड़े ही मजेदार बात कहा गया कि टीचर अपने वेतन मांग नहीं सकता, कमिटमेंट नहीं कर सकता। अगर देखना हो तो 9 मई 2000 वाला शासनादेश आप लोग देख सकते हैं, जो इशू हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार से। अब सोचिए कि यहाँ डेमोक्रेसी की बात आप करते हैं, डेमोक्रेसी कहाँ है? डेमोक्रेसी का तो नियम होता है कि जनता मजबूत करो, शासन को कमजोर करो। यहां मैं देखता हूं कि शासन और माफिया मजबूत हो रहे हैं, जनता कमजोर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म कर दिया, लेकिन अगर पूछा जाए तो शिक्षा विभाग में उन्होंने माफिया राज को स्थायित्व दे दिया और खुलेआम वहां माफिया राज चलता है। आए दिन यहां तक कि पहले शिक्षक तो नोटिस से ही निकाल दिए जाते थे, आजकल मार पीट करके निकाले जाते हैं। कई अखबार में मैंने फोटो देखा। तो इससे शिक्षा सुधरेगी नहीं, क्योंकि पढ़ाने वाला कोई है नहीं तो शिक्षा कहां सुधरेगा? आप चलिए सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज में घूम लिया जाए, वहां पढ़ाने वाला कौन है? हाई स्कूल आदमी भी वहां एमए तक पढ़ा दे रहा है, बस किताब से लिखा दे रहा है, कुंजी से लिखा दे रहा है। लड़के शरण ले लिए हैं जाकर के कोचिंग में, यही पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई में अगर सुधार होता तो मैं तो देखता हूं कि लड़के नेट करके आते हैं, जेआरएफ करके आते हैं, फिर भी शोध का स्तर हमारे देश में गिर क्यों रहा है? इनसे पूछना चाहिए, इनको पूछना चाहिए कि जब आपने पढ़ाई का स्तर आपका बहुत ऊंचा हुआ तो लड़के एप्लीकेशन लिखेंगे तो 10 गलती हो जाएगा। तो आपकी क्रिएटिविटी मर रही है, नो डाउट। इनके एजुकेशन पद्धति से सूचनाएं मिल रही है, लेकिन सोच और समझ नहीं पैदा हो रहा है। इनके एजुकेशन पद्धति से नई पॉलिसी दिमाग भरे जाते हैं, जबकि एजुकेशन के लिए दिमाग खाली किए जाते हैं। तो ऐसी विषम स्थिति में जो प्राइवेटाइजेशन करते हैं, शिक्षा को व्यापार बनाते हैं, तो व्यापार का मेन अर्थ होता है मुनाफा। चाहे वो मिलावट से आ जाए, चाहे वो करप्शन से आ जाए, उसमें सुधार हुआ ना, उसके लिए जरूरत नहीं है। तो जो सरकार कहती है कि प्राइवेटाइजेशन से हमारी क्वालिटीज बढ़ेगी, तो वो समझिए कि आपको बेवकूफ बना रही है। इतने प्राइवेटाइजेशन हुआ, अगर क्वालिटीज बढ़ी होगी तो पहले विश्व के हायरार्की में हमारे कुछ यूनिवर्सिटी आ जाती थी, आज तो एक को नहीं आ रही और धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। कौन स्टेट है जहां प्राइवेटाइजेशन का भंडार नहीं खोल दिया गया? तो ऐसी विषम स्थिति में मैं तो यही कहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन से एजुकेशन नहीं सुधरेगा। एजुकेशन सुधारने के लिए आपको चाहिए कि वेल क्वालिफाइड टीचर हो, वेल ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड टीचर हो, उसकी खाने पीने का पूरा इंतजाम कीजिए, तब न पढ़ाएगा।
सेल्फ फाइनेंस के टीचर अपनी रोजी रोटी बिताएगा कि आपका क्लास कमाएगा कि आपका क्लास पढ़ाएगा। आज भी मैं देखा हूं 5,000, 6,000, 3,000, 2,000 कहीं वो गायब। गर्मी के छुट्टी के वेतन नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे सुधार हो जाएगा? और जो व्यक्ति कहता है कि सुधार कर रहा है, वो व्यक्ति उसी तरह लगता है कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहा कि 15 लाख सबके खाते में भेज देंगे। वही तरह ये लोग कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन से शिक्षा में सुधार हो जाए, क्योंकि शिक्षा कभी भी प्रॉफिट के विषय नहीं होता है। और ये सरकार की ड्यूटी होती है कि अब आदमी को वेल क्वालिफाइड ब्रेन उनका दुरुस्त कीजिए, शारीरिक स्वास्थ्य से आप उसका स्वास्थ्य दुरुस्त कीजिए, पढ़ाई से उसका ब्रेन दुरुस्त कीजिए। लेकिन तो मैं तो देखता हूं कि एक कोई सरकार अब इस पर ध्यान देती ही नहीं। क्यों? कि पब्लिक अब शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सरकार से पूछती नहीं। पब्लिक को मैं देखता हूं कि अगर कोई नेता आता है तो सड़क की एप्लीकेशन देती है, चापाकल की एप्लीकेशन देती है, बीपीएल कार्ड की एप्लीकेशन देती है, राशन कार्ड की एक एप्लीकेशन नहीं दिया जाता है कि हमारे पास आप हमारा एजुकेशन बिगड़ रहा है, इसको सुधारिए, हमको अच्छे टीचर दीजिए और अच्छे उनकी व्यवस्था कीजिए। जो बेचारा खाएगा नहीं तो पढ़ाएगा क्या महाराज? तो मैं और टैक्स लेते हैं एजुकेशन पर। पब्लिक एक बार पूछती कि हम लोग एजुकेशन को टैक्स देते हैं तो कम से कम आप एजुकेशन पर जो टैक्स लेते हैं तो एजुकेशन को दुरुस्त कीजिए। स्वास्थ्य के हम टैक्स देते हैं तो स्वास्थ्य दुरुस्त कीजिए। सुरक्षा की टैक्स देते हैं तो सुरक्षा को दुरुस्त कीजिए। तो एक तरफ पब्लिक टैक्स देती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एजुकेशन को, और दूसरे को सेल्फ फाइनेंस में ज्यादा पैसा देती है। तो अब आप बता दीजिए कि इससे एजुकेशन सुधर थोड़े रहा है। मैं तो नहीं सुधर, बल्कि मैं तो ये देखता हूं कि पहले से लड़के तेज आ रहे हैं, सूचना उनके पास ज्यादा है, ब्रेन मैकेनिकल और टेक्निकल है, लेकिन क्रिएटिविटी मर रही है। और जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी तब तक मनुष्य में वैचारिक पराक्रम नहीं होगा, और जब तक वैचारिक पराक्रम नहीं होगा तब तक एजुकेशन नहीं सुधरेगा। ये स्किल सुधर सकता है। तो आजकल पूरे सरकार स्किल में लगी हुई है, एजुकेशन में नहीं। इसलिए जो कहती है कि हम एजुकेशन सुधार रहे हैं तो ये छलावा है, पढ़ाई नहीं है। स्किल सुधार रही है, स्किल में ब्रेन ट्रेंड की जाती है, एजुकेशन में ब्रेन को क्रिएटिविटाइज किया जाता है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा एजुकेशन सबसे पिछड़ रहा है। बहुत सही सर, आपने कहा कि ये जो स्किल्स डेवलपमेंट की बात कही जा रही है और जो एजुकेशन की बात है वो दो अलग स्थितियां हैं। इसी बीच में 1 मिनट के लिए मैं रोकना चाहूंगा आपके। हमारे बीच में प्रोफेसर अली प्रसाद जी आए उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। माननीय अंकित राज जी हैं, अंकित राज जी आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। माननीय संतराज सिंह जी हैं, सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं। विद्यासागर जी दिखाई दे रहे हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मैं देख रहा हूं कि विद्यासागर कुमार जो हैं उन्होंने 2 क्वेश्चन रखे हैं और साथ ही अंकित राज की भी कुछ स्थितियां बन रही है, तो मैं पहले चाहता हूं कि इनसे क्वेश्चन ले लिया जाए। विद्यासागर कुमार जी, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। विद्यासागर कुमार जी। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir, for providing opportunity. Yes, sir. नमस्कार सभी को। एक बार सुनना। हेलो, बोल सकता हूँ? जी बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है कि आपने कुछ सही प्रश्न उठाए हैं, वो रियलिटी है। महाराष्ट्र में जैसे मैं जो भी उदाहरण दे रहा हूँ, एक ही डिवीजन कुछ जिला को मिलाकर होता है। एक बार 500 से 600 के बीच में स्कूल्स को बंद कर दिया। उसका कारण बताया गया कि कम बच्चे हैं, जितना आना चाहिए कम बच्चे हैं, एक कारण है। दूसरे की नए जितने कॉलेजेस खुलना चाहिए उस तरह से नहीं खुल रहे हैं, तो ये सब प्री प्लान्ड है। और इसको किसी एक सरकार के, एक पार्टी के सरकार के साथ न जोड़ा जाए, तो सभी पार्टियां एक ही साथ हैं, छोटी हो बड़ी हो, मुख्य पार्टियां जितने भी मेन
स्ट्रीम के कहा जाता है, मुख्य पार्टियां हैं, सब कहीं ना कहीं को विपक्ष में हो या पक्ष में हो, कहीं ना कहीं फिर एक जब नीतियां बनाते हैं तो वहां एक हो जाते हैं। बाहर में हल्ला करते हैं अलग, लेकिन वहां पर सभी एक मिलकर, सबको जानकारी जरूर होती है कि ये निर्णय लिए जा रहे हैं, और यदि स्ट्रॉन्ग कोई एक्शन ले या इसका अपोज करे कोई भी विपक्षी पार्टी अपने सच्चे दिल से, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। और उसमें जो पब्लिक की रोल हो गया है भी, आम पब्लिक का, जैसे आपने हम लोग मीटिंग कर रहे हैं उसी तरह का, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकारें हमेशा सबके पक्ष में या ज्यादा लोगों के पक्ष में करेगी या कोई जरूरी नहीं है। तो बार बार एक्शन लिया पब्लिक की तरफ से जब आवाज उठेगी तभी सरकारें काम करेगी। कैसे भी हम मजबूत सरकार, इस सरकार को नहीं उस सरकार को बदल रहे हैं, तो इसलिए हमेशा वॉइस को आगे जगह दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। सर क्वेश्चन आप कोई है? हाँ, हमसे क्वेश्चन है कि हम क्या कर सकते हैं पब्लिक, हम सरकारों पर केवल दोष नहीं दे सकते हैं, इसमें हम पब्लिक अपना आवाज उठाकर क्या इसकी क्या संभावना है, हम जिला स्तर पर कुछ लोगों का एप्लीकेशन दे सकें। शिक्षक लोग ही हम एप्लीकेशन एक बार से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या हो जाएगा, हम किसी भी राज्य सरकार को भेजें या केंद्र सरकार को भेजें तो उससे होने वाला क्या है। प्रत्येक जिलाधिकारी केंद्र और राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, तो आप प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी कुछ भी डाल सकते हैं, एक लिफाफा डाल सकते हैं या पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं, तो पब्लिक एक ग्रुप बनाकर 150 के ही शिक्षक उसको हमेशा डालते रहे रेगुलर, तो क्या ऐसा संभव है कि हम स्थिति को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा कमाल शिक्षक कर लेंगे या बुद्धिजीवी वर्ग कर लेंगे, लेकिन अपना एक्शन कुछ कर सकते हैं या क्या नहीं, ऐसी संभावना लग रही है। थैंक यू सर। ठीक है सर। सर इनका सीधा सा क्वेश्चन ये है कि पब्लिक और सरकार के बीच जो अंतराल दिख रहा है, जो खाई दिख रही है, उसमें पब्लिक क्या कर सकती है और सरकार क्या ऐसे सुधर सकता है? मुझे ऐसे लगता है कि इसका क्वेश्चन यही है। नहीं, मैं जो या बोला सर था, हम क्या कर सकते हैं? हेलो, जी जो सर। मैं बात कहा था वही कहा था कि आजकल पब्लिक सड़क की बात करती है, चापाकल की बात करती है, लेकिन कभी एजुकेशन सिस्टम की सुधारने की बात नहीं करती। सरकार को मैं दोषी इसलिए कहता हूं कि कोई परिवर्तन सरकार के यहाँ से होगा, लाख आप हम लोग रूम में बैठकर विद्वान हो जाएंगे, लेकिन पॉलिसी वहीं से चेंज होती है। और राजनीति के दो ही खंभे होते हैं, पहला होता है भय और दूसरा होता है लोभ। तो आइदर आप सत्ता में आप भय क्रिएट कीजिए या लोभ क्रिएट कीजिए, तभी सत्ता झुकती है। प्रश्न एक है कि जैसे किसी सरकार को नहीं, मैं जो कानून का डेवलपमेंट हुआ था उसके बारे में भी मैं बताया था कि पहले भी सेल्फ फाइनेंस चलते थे, जैसे आपके डीपीएस ओपीएस सेल्फ फाइनेंस में ही है, आप देख लेंगे कि वहां सैलरी अच्छी मिलती है। नंबर 2, 97 में जो जियो आया था सेल्फ फाइनेंस को, उस जरा जियो को आप पढ़िए तो उसमें आपका तीनों चीज तय था। टीचर का क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन की पद्धति, उसके वेतन और उसके सेवा शर्त कुल था। लेकिन किस दबाव में या किस लालच में सरकार आई कि 9 मई 2000 को एक ऐसा शासनादेश दिया कि जिसमें दास प्रथा को डेवलप किया कि आप अपनी सैलरी नहीं मांग सकते, आप अपना वेतन नहीं मांग सकते, और 3 बरस के लिए शिक्षक नियुक्त होगा और फिर उसको नए ढंग से क्वालिफिकेशन लेकर के आना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो सेल्फ फाइनेंस की आपने जो व्यवस्था बनाई वो गैर प्राकृतिक रूप में, क्योंकि जो टीचर सेल्फ फाइनेंस में आज तक पढ़ा रहा है उसका कद और पद कभी नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। ये तो उनके इंटेंशन था, उनका कद और पद कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 3 या 5 बरस पर उनका रिन्यूअल होता है जब उनका अप्रूवल होता है। तो सरकार से यही मैं लोगों से कहता हूं, अपने शिक्षक समुदाय से भी पूछता हूं कि सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि क्वालिफिकेशन तुमने दिया, नियुक्ति तुमने किया, अप्रूवल तुमने दिया, तो सैलरी कौन तय करेगा? और जब सैलरी नहीं तय होगी तय नहीं होगी तो जांच नहीं हो पाएगा।
और यही सरकार अपने को करप्शन, अपने को मैंने उसको एक करप्शन को ही मानक बना रही है। ये मैं कह रहा हूं कि करप्शन को मानक बना रही है। ऐसी स्थिति में सिर्फ पब्लिक को नहीं, हर एक बुद्धिजीवियों का भी दायित्व होता है। बुद्धिजीवी मैं नहीं कहता, बुद्धिजीवी शब्द तो मजाक का शब्द होता है। बुद्धि धर्मियों का ये दायित्व होता है कि वो सरकार के विरुद्ध में बोले, क्योंकि जब सब एक मिलेंगे तो विपक्षी कौन होगा? पत्रकार होंगे, बुद्धिजीवी होगा। लेकिन मैं देखता हूं कि पत्रकार भी सरकार के भाट हो गए, बजनिया हो गए। जिसकी सरकार बनती है उसी की बात करते हैं। अब तो मैं देखता हूं कि बुद्धिजीवी भी उन्हीं के भाट हो गए हैं। जिस सभा में मोदी जी कहे होंगे कि रविदास और गोरखनाथ और कबीर एक साथ बातचीत करते हो, जिस सभा में शाह जी कहे होंगे कि रावण का सुशासन था, भरत को सीखने को भेजा गया, जिस सभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहे होंगे कि सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया, तो क्या उसमें पढ़े लिखे बुद्धिजीवी नहीं थे? क्या वहां मीडिया नहीं थी? लेकिन देश सुन रहा है, शांत है। कम से कम अमेरिका वालों को तो मैं बधाई दिया कि ट्रंप ने कहा कि कोरोना को रोकने की कीटाणु नाशक दवाई दे दिया जाए, तो वहां के प्रोफेसर विरोध किए। यहाँ के प्रोफेसर रहते तो कहते कि दे दिया जाए ताकि मोदी जी खुश हो जाए। तो ये बेसिक यहाँ जो आपका प्रॉब्लम क्वेश्चन है वो ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चा बच्चा को बोलना पड़ेगा। नहीं तो एजुकेशन ही क्यों सुधारेंगे? क्योंकि इनके लड़के को यहाँ नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, इनके सभी लड़कों को पढ़ना है। सबको लड़का विदेश पढ़ते हैं। देखिए हमारे मुलायम सिंह का लड़का अखिलेश विदेश से पढ़कर आया, बना कि नहीं मुख्यमंत्री। जिनको आप जितने आईएएस देखें सब विदेश से पढ़ करके आते हैं। तो इनके लड़के बाहर पढ़ते हैं। तो जब आप मूर्ख रहेंगे तभी तो ये शासन करेंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि ये शासन में बैठे जितने हैं ये षड्यंत्र कर रहे हैं। अंतर इतना ही था कि जो पूर्ववत सरकार थी कानून बनाती थी, आज के सरकार सिर्फ नियम बना देती है। कानून रहता है तो जज जजमेंट दे पाता है, सिर्फ नियम रहता है तो बेचारा पॉलिसी मैटर में डायरेक्शन देता है, जजमेंट कर ही नहीं पाता। धन्यवाद। जी, जी, जी सर। बिल्कुल एकदम आप पारदर्शिता की स्थिति में हैं और सारी चीज़ों को बता रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो शासन प्रशासन वाली बात है तो वर्तमान सरकार और पूर्व सरकारें भी इसमें योगदान देती होंगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अंकित राज जी ने एक क्वेश्चन किया था। समय में हमारे पास 5 मिनट है, इसके अंतर्गत होकर के हो सकता है लिंक टूट जाए, तो आप लोग फिर से उसी लिंक से जुड़िएगा क्योंकि ये इसका शेड्यूल है। तो अंकित राज जी हैं। अंकित राज जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है? जी, सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूँ मेरी आवाज जा पा रही होगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। मेरा एक प्रश्न ये था, सामान्य तौर पर जब भी बात आती है शिक्षा में, विशेष करके आजकल के दौर में प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, तो आमतौर पर ये देख लिया जाता है कि वर्तमान पार्टियां जो भी हैं शासन में, उत्तर प्रदेश से लेकर के और केंद्र सरकार पर, उन पर आक्षेप निश्चित हो जाता है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 1991 के आसपास में हम लोगों ने जब नीतियां भारत के संसद ने तय कर दी थी कि हम अपने आप को, अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने पूरे समाज को एक मार्केट की तरह खोलेंगे, और 91 से लेकर के एक खुले हुए बाजार की तरफ भारत लगातार खुले हुए बाजार की ओर बढ़ रहा है। निश्चित ही उन दिनों प्रभाव जरूर रहा होगा और साफ है कि रहा था। अमेरिका का और अन्य ऐसे पश्चिमी देशों का जो मजबूत, सशक्त और धन संपन्न थे, और विश्व बैंक और अन्य सारी संस्थाएं उनके अधीन काम कर रही थी। बावजूद इसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर के हमारे भीतर भय क्यों है? क्योंकि अब तो एक संसद के द्वारा यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत समाजवाद की ओर या फिर कम्युनिज्म की ओर लौटता हुआ नहीं दिखाई देगा। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को ऑलमोस्ट खोल चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई आमूलचूल परिवर्तन, इतना रेडिकल कोई डेवलपमेंट हाल फिलहाल में कोई होने की संभावना है कि वापस हम अपने इस डिसीजन से यू टर्न लेकर के चले जाएं। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों के साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र के विद्यालयों की प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी। हाँ, सरकारें इसे कमजोर कर दें, ये उनके हाथ में है, और इसे मजबूत होने दें, ये उनके हाथ में। मैं जानना ये चाहता था कि
क्या प्राइवेटाइजेशन हमेशा नकारात्मक ही रहेगा शिक्षा के क्षेत्र में, या इसका सकारात्मक पहलू हो सकता है? क्या इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि जिस प्रकार गांधी एक ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट रखा करते थे कि जो भी पूंजीपति होंगे वो अपने अधीनस्थ कर्मियों का ख्याल रखेंगे, अपने श्रमिकों के वेतन भत्ते कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने का सदा प्रयास करते रहेंगे, जिसे उन्होंने कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें उन्होंने लागू करा के भी दिखाया। टाटा के बारे में हम सब जानते हैं। अभी की स्थिति चाहे जो भी हो, एक समय था जब बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी अपने कर्मचारियों के मामले में। तो क्या आने वाले समय में इसी ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट को हम विद्यालयी स्कूली शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं देख सकते? क्या प्राइवेटाइजेशन में शिक्षकों का हित और विद्यार्थियों का हित और गार्जियन का हित नहीं हो सकता है क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में? धन्यवाद। नहीं, अभी तक जो आप लोग बता रहे हैं कि कंपनी वाली, तो रूल्स वही मैं बाद में कहा कि पहले नियम बने थे। अभी डीपीएस के टीचर हमसे शिकायत नहीं करते, सेंट जॉन्स के भी टीचर हमसे शिकायत नहीं करते। शिकायत वो करते हैं जब से हमारी शिक्षा जो मिशन थी, आज भी प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो उसमें कंप्लेन हमको नहीं आएगा, क्योंकि अधिकतर मैं देखा था कि पहले प्रबंधक थे इसी माने उत्तर प्रदेश में, अपने घर से भी महीनवा दिन सैलरी दे देते थे। लेकिन आज जो है बिजनेस है, आपने उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। जब आप, और उसने क्या, और जब टीचर को आप सैलरी से मजबूत नहीं करेंगे, उसके सर्विस माने उसके सर्विस को ना, कहीं अगर सरकारी में अप्लाई करता तो उसको आप काउंट नहीं करेंगे, तो आखिर में उसको पढ़वा क्यों रहे? आप लोग को पता होना चाहिए कि जो टीचर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं उनका एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलता है अगर सरकारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आज सरकार आखिर में इनका कौन अपराध है? तो ये जो वैमनस्य इनके साथ हो रहा है, जो इनके साथ सोशल अनजस्टिस और गैर संवैधानिक चीज हो रहा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो आजकल वर्तमान में जो सुवित्त पोषित हो गया है, इसको एक तो शब्द कहना ही नहीं चाहिए, वेश्यालय के नियरेस्ट जा रहा है। और दूसरा मैं कहता हूं कि पूरे टीचर जो हैं सर्कस के बंदर हैं, जैसे वो सब कहेंगे वैसे ही नाचना पड़ता है, नहीं तो कल उनको नोटिस पकड़ा देंगे। पहले कंपनियां में जैसे अंकित राज जी कहते थे होता था तो वो लड़ सकते थे, हमारे पास लेबर लॉ मजबूत था, अपना जीपीएफ सीपीएफ कुल निकाल लेते थे। आज तो कुछ कटता ही नहीं, तो निकालेंगे कहां से? जरा बता दीजिए हम।